हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी डायरेक्ट क्लासेस में। आज हम टॉपिक कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री एमएससी प्रीवियस का और हम कर रहे थे डिस्कस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और बेटा हमने देख लिया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कैसे हमें सिग्नल्स के नंबर हमें कैलकुलेट करने होते हैं, कैसे वो उसका प्रिंसिपल होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आगे हम देखते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या उन सिग्नल्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या किसी चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ेगा उस सिग्नल्स पे। कि जैसे हमने कुछ देखा है, कुछ पैमाना लिया था, एक रेफरेंस कंपाउंड लिया था जिसका नाम था टीएमएस, टेट्रामिथाइल सिलेन हमने यूज में लिया था। क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो हम जो स्केल ले रहे थे उन स्केल का कोई इफेक्ट पड़ेगा, या अदर जो कोई कंपोनेंट है या फिर अदर कोई फैक्टर है जिसका का इफेक्ट पड़ सकता है किस पे, हमारे सिग्नल्स पे। तो बेटा दूसरा हमारा यही टॉपिक है आज। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ सिग्नल देख लिया था, अब दूसरा हमारा है वो है बी नंबर हेडिंग जिसका नाम है आपका पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। पोजीशंस ऑफ सिग्नल। अब देखो बेटा, पोजीशन ऑफ सिग्नल का मतलब होता है कि सिग्नल हमें प्राप्त कहाँ होगा, उस स्केल पे हमें कहाँ पे ऑब्टेन होगा वो सिग्नल, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी यहाँ पे। तो बेटा इसको हमें दर्शाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हमें पढ़नी होगी जिसका नाम है आपका स्केल्स। हमें क्या पढ़नी होगी? स्केल्स पढ़नी होगी हमें कि सिग्नल्स हमें कहीं ना कहीं तो प्राप्त होगा। जैसे हमें नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ पढ़ते हैं, तो ग्राफ के लिए हमें क्या होता है, हमें एक यूनिट लेनी पड़ती है, हमें एक यूनिट लेनी पड़ती है। जैसे एक इकाई बराबर क्या होता है, एक बड़ा खाना बराबर एक क्या होता है, एक यूनिट होती है। वैसे ही हमें यहाँ पे स्केल पे कुछ क्या लेनी होगी, कुछ पैमाने लेने होंगे, कुछ यूनिट्स लेनी होंगी, और उन्हीं यूनिट्स के बेसिस पे हमें इस स्केल्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमें स्केल्स हमें जरूरत पड़ेंगी। वी हैव 2 टाइप ऑफ स्केल्स टू रिप्रेजेंट the signals on a graph। हमें ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमें 2 प्रकार की स्केल्स का यूज में लेना होता है, जिसमें पहला सबसे पहले बेटा आती है, वो आती है आपकी टो स्केल। इसको बोलते हैं टो स्केल। और नंबर सेकंड जो आपकी आती है बेटा, वो आती है आपकी डेल स्केल। Then we have two type of scales to represent the signals of NMR spectroscopy on a graph. The first one is toe scale and second one is Dale scale। सबसे पहले आपकी होती है toe scale और दूसरी आपकी बेटा क्या होती है, Dale scale होती है। देखो toe scale के अंदर हमें क्या देखना होता है और Dale scale के अंदर हमें क्या देखना होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमें ग्राफ हमेशा इसमें उल्टा बनाना है। हमें बेटा कैसा ग्राफ बनाना है, दोनों के अंदर उल्टा बनाना है, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ इस पे हमें हमेशा लेना है TMS, जो आपने रेफरेंस कंपाउंड लिया है TMS वो लेना है। अब देखो यहाँ पे TMS आ गया, तो TMS हमेशा किस पे आएगा बेटा, 0 पे आएगा। कौन सी स्केल के अंदर? टो स्केल के अंदर। समझ गए मेरी बात को? इस किस पे आएगा, 0 पे। किस पे आएगा, 0 पे। गलत बात है। किस पे आएगा, 10 पे आएगा। किस पे आएगा, 10 पे आएगा। और डेल स्केल में कितने पे आएगा, 0 पे। किस पे आएगा, 0 पे। तो TMS के अंदर कितने पे आएगा, 0 पे। TMS डेल के अंदर किस पे आएगा, 0 पे। और टो के अंदर किस पे आएगा, 10 पे। फिर इसको कम करते जाओ, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, 0। अब देखो बात कर रहे हैं टो स्केल की, तो इस पे जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी आपकी बेटा, टो वैल्यू आएंगी। कौन सी वैल्यू आएंगी, टो वैल्यू आएंगी इस साइड। क्लियर? हाँ। अब देखो इधर हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सर हमें 10 तक ही थोड़ी ना पढ़नी है बेटा, 10 तक नहीं पढ़नी। लेकिन आप जितने भी आप कंपाउंड लोगे जिसकी आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करनी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी जिसकी स्टडी करनी है,
वो जितने भी कंपाउंड्स नॉर्मली हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर जो यूज में लिए जाते हैं, लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज में लिए जाते हैं ना, उनका लगभग का जो सिग्नल्स आता है वो 10 पे आता है। लगभग का सिग्नल 10 तक क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। 10 तक ही लगभग का क्या आता है, सिग्नल आता है मेजर प्रोडक्ट्स का। तो इसीलिए हमें डेल स्केल और टो स्केल दोनों का नॉर्मली मेजरमेंट 10 तक होता है। अब देखो यहाँ से आपको रिलेशन दिख रहा होगा बेटा, जहाँ पे 10 टो की है वहाँ पे डेल 0 पे है। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि टो प्लस डेल क्या हो गया, टो प्लस डेल क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और डेल क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस का टो, यही होगा। और टो क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस का डेल। ये बेटा आगे काम में आएंगे आपके, ये आगे काम में आएंगी। देखो कैसे आएंगी वो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्केल्स दो प्रकार की होती हैं हमें पोजीशन ऑफ सिग्नल दिखाने के लिए। सबसे पहले ये हमें दो ग्राफ लेने होंगे, ये मान के चलो आप, टो ग्राफ और डेल ग्राफ, यानी टो स्केल एंड डेल स्केल। टो स्केल होती है उस पर TMS 10 पे होता है, डेल स्केल पे कितने पे होता है 0 पे होता है। अब दोनों में रिलेशन हमें निकाल लिया कि टो प्लस डेल क्या होता है 10 होता है, जो यहाँ से ग्राफ से भी हमें दिख रहा है। अब देखो हमें मेजरली यूज में लेनी है कौन सी स्केल, डेल स्केल। कौन सी, डेल। हम 0 से स्टार्ट करेंगे भाई, है ना, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमें डेल स्केल ज़्यादा यूज में लेते हैं मेजरमेंट के लिए। डेल स्केल में हमें ज़्यादा वैल्यू मिलती है, इसलिए हमें कौन सी वैल्यूज हमें याद रखनी होंगी, हमें याद रखनी होंगी डेल वैल्यूज। सर इसकी कोई यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, मीटर कुछ होती है? बिल्कुल होती है बेटा, इनकी यूनिट होती है, वो होती है बेटा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ppm क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। हो जाएगा याद। कितने प्रकार की स्केल, दो प्रकार की स्केल, टो स्केल एंड डेल स्केल। टो के अंदर 10 पे TMS, डेल के अंदर 0 पे TMS। दोनों में रिलेशन टो प्लस डेल इक्वल्स टू 10, डेल इक्वल्स टू 2 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस टो एंड टो इक्वल्स टू 10 माइनस का डेल। हो जाएगा याद। चलो आगे हम देखते हैं कि हमें पोजीशंस हमें ये देखने को मिली। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना आप, यहाँ पे जो मान लो हम मिडिल क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। अब 5 से इधर होता है और एक होता है इधर, जो TMS की साइड आता है उसको बोलते हैं अप फील्ड। क्या बोलते हैं, अप फील्ड। और इसको बोलते हैं बेटा डाउन फील्ड। क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड। एक साइड होता है अप फील्ड, एक होता है डाउन फील्ड। अप फील्ड एंड डाउन फील्ड, अप फील्ड डाउन फील्ड। TMS के साइड में होगा अप फील्ड, डाउन फील्ड कौन सा होगा, जो TMS से दूर होगा। ठीक है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बीच में 5 पे ही हमें लेना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है उस सिग्नल पे, उस प्रोडक्ट पे, उस और जो प्रोडक्ट की हमें क्या कर रहे हैं, जो हम कंपाउंड जो हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी टो वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये स्केल तैयार होगी। और वहीं पे उस स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या दिखाएंगे कि डाउन फील्ड में या फिर अप फील्ड के अंदर है। ठीक है, मान लो कोई कंपाउंड हमने लिया जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर, तो हमारे उसको 7 पे हमें क्या प्राप्त हुई, इसकी वैल्यू प्राप्त हुई। हम देखेंगे 7 है तो 20 से थोड़ा ज़्यादा है, 20 से थोड़ा ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, वो डाउन फील्ड में हो गया बेटा। इस प्रकार हमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। ये पूरा क्या एक टेक्निकल क्या एक सिस्टम होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, वहाँ पे मशीनें लगी होती है, उसमें क्या होता है पूरा मेजरमेंट होता है। लास्ट में भी जो अपना PC होता है, जो कंप्यूटर होता है, जो मॉनिटर होता है, उस पर हमें क्या दिखाई देता है, बस ये ग्राफ दिखाई देता है बेटा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अंदर के अंदर होती है, जो मशीन सेटअप लगा होता है उसके अंदर होती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमें वहीं से पता लगाना होता है कि डाउन फील्ड में या फिर अप फील्ड के अंदर है। अब देखो आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा कि पोजीशन ऑफ सिग्नल है वो डिपेंड कैसे करता है। मान लो ये सिग्नल, किसी का हमें सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होगा, मान लो किसी का सिग्नल ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है, किसी का सिग्नल हमें ये प्राप्त हुआ और किसी का सिग्नल हमें ये प्राप्त हुआ, लेकिन TMS का सिग्नल तो ये है बेटा, TMS का सिग्नल तो यही है ना। तो लेकिन ये सिग्नल इससे दूर क्यों प्राप्त हो रहे हैं, कितना दूर प्राप्त हो रहे हैं, दूर क्यों प्राप्त हो रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, पोजीशन ऑफ सिग्नल पे। इसी के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल पढ़ना होता है। देखो कैसे होता है, तो पोजीशन ऑफ सिग्नल के अंदर जब ये इधर की साइड खिसकता है, ये सिग्नल TMS से दूर जब खिसकता है, उसको एक वर्ड का नाम दिया जाता है जिसका नाम है केमिकल शिफ्ट। क्या नाम दिया जाता है बेटा, केमिकल शिफ्ट। तो हम पोजीशन ऑफ सिग्नल के अंदर जो मेजर जो फैक्टर है वो पढ़ते हैं हम केमिकल शिफ्ट, कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। देखिए
देखो केमिकल शिफ्ट हेडिंग लगाएंगे आप आगे कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। देखो केमिकल शिफ्ट होती है कि टीएमएस से किसी भी कंपाउंड का सिग्नल टीएमएस से कितना ज्यादा क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, कितना वहां से शिफ्ट हुआ है, वही क्या होती है आपकी केमिकल शिफ्ट होती है। देखो कैसे होती है, मान लो कोई सिग्नल हमें यहां मिल रहा था, ये आपका टीएमएस है, ये 0 है, ये डेल वैल्यू है, और हमें सिग्नल मिल रहा है यहां पे मिल रहा है। तो इस सिग्नल की जो पीक है, इस सिग्नल की जो पीक है, इसकी टीएमएस से जो डिस्टेंस होगी ना, ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या कहलाती है आपकी केमिकल शिफ्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, केमिकल शिफ्ट कहलाती है। यानी कि टीएमएस से उस किसी भी कंपाउंड का अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी टीएमएस से कितना दूर हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है, वही क्या होती है आपकी केमिकल शिफ्ट होती है। ठीक है, हो जाएगी याद कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। अब देखो डिपेंड किस पे करता है बेटा, डिपेंड करता है कि हमने जो जो कंपाउंड यूज में लिया है एज ए एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड जो हमने यूज में ले रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और साथ ही साथ जो हम टीएमएस यूज में ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और जो हम बाहर से जो रेडिएशन से डाल रहे हैं बेटा, जो रेडिएशन से डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी जो मॉलिक्यूल डाल रहे हैं वो भी अब्जॉर्ब करेगा उन रेडिएशंस को, टीएमएस भी अब्जॉर्ब करेगा, साथ ही साथ जो हम बाहर से डाल रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी, जो उस रेडिएशन उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट वो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, टीएमएस एब्जॉर्ब कर रहा है। इन सारी चीजों पे डिपेंड कौन करता है बेटा आपका, ये केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो जो आपकी केमिकल शिफ्ट होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे केमिकल शिफ्ट इज इक्वल्स टू डेल न्यू अपॉन ऑपरेट फ्रीक्वेंसी। ऑपरेट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उस मशीन को, है ना। मान लो हम यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस के अंदर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की क्या डालेंगे हम। अब उस रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग टाइप की होती है भी, कि रेडियो वेव रीजन की भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करवा रहे हैं उस कंपाउंड को, उस पर डिपेंड करता है। और डेल न्यू क्या होता है, देखो केमिकल शिफ्ट को हम इससे डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक, आगे देखो डेल न्यू का मतलब हो गया न्यू सैंपल माइनस का न्यू रिफरेंस कंपाउंड अपॉन ऑपरेट फ्रीक्वेंसी, न्यू ऑपरेट। ये आपका क्या होता है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है कि केमिकल शिफ्ट इज इक्वल्स टू डेल न्यू अपॉन ऑपरेटर फ्रीक्वेंसी। डेल न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू सैंपल माइनस का न्यू न्यू रिफरेंस के तौर पे हम क्या ले रहे हैं, टीएमएस ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, टीएमएस की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे हम उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपॉन के अंदर डिवाइड हो जाएगा उससे। तो ये आपका क्या होता है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। हो जाएगा याद कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है, कि टीएमएस से कितना डिस्प्लेस हुआ, वो कितना क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है। तो केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन आप यहां पे लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन एनी पीक ऑफ एनी सिग्नल and the reference TMS सिग्नल। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, वो क्या होगी, आपकी केमिकल शिफ्ट होगी। क्लियर। अब कितने भी सिग्नल मिले, हर सिग्नल के लिए केमिकल शिफ्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखो इस केमिकल शिफ्ट को आपको पता है कि हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा। तो इसको मतलब कुछ ना कोई चीज तो है जो इसको क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो अगली आप हेडिंग लगाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू केमिकल शिफ्ट, फैक्टर अफेक्टिंग टू केमिकल शिफ्ट। देखो इससे पहले हम एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग में आपको थोड़ा सा वो परेशान करेगी। एक कंसेप्ट आता है शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग का बेटा, शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो थोड़ा सा पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि केमिकल शिफ्ट उस पर भी डिपेंड करती है। कैसे करती है मैं बता देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ
शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग। इंपॉर्टेंट लगा देंगे बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले सेमेस्टर और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग। अगर शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग नहीं आती तो आपको एनएमआर नहीं आएगी। अगर आपको शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग नहीं आई तो आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ भी नहीं आया, ये मान के चलो आप। ठीक है, देखो शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शिल्डिंग। शिल्डिंग क्या होती है? अब बेटा शिल्डिंग का मतलब होता है जैसे शिल्ड, अपने गेम वगैरह खेले होंगे तो वहां पे क्या होती है, शिल्ड क्या होती है, आर्मी होती है। शिल्ड आर्मी का मतलब होता है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसी कॉन्सेप्ट जिसके अंदर क्या हो, शिल्डिंग हो यानी प्रोटेक्शन हो, किसका होगा आपको पता है, हाइड्रोजन एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, और हाइड्रोजन का मतलब होगा प्रोटॉन। तो द कंडीशन इन विच द प्रोटॉन इज शिल्डेड या प्रोटेक्टेड, लिख दो इसको प्रोटेक्टेड। ऐसा कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन आपका क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। देखो हमने क्या किया था बेटा, हमने किया था कि कोई भी अगर हम कंपाउंड लेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे और रेडिएशंस डालेंगे। तो वहां पे क्या होता है, एक इंटरनल इंड्यूस्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। वही चीज करते हैं। अब देखो क्या होता है, मान लो कोई न्यूक्लियस है, ये कोई न्यूक्लियाई है। अब यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ये आपका क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। किसकी प्रेजेंस में होगा, ये आपकी प्रेजेंस में होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या इसको बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर ये क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, अगर बेटा ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो क्या होगी, आपकी शिल्डिंग होगी। नहीं समझ में आ रहा है सर, कोई और तरीका बताओ, अभी बताता हूं। देखो ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, या फिर यहाँ पे प्रोटॉन ही ले लो, आप क्या ले लो, प्रोटॉन ले लो। आप देखो क्या होता है, प्रोटॉन के पास कुछ आर्मी है, प्रोटॉन के पास कुछ क्या है, आर्मी है, और बाहर से कोई आतंकवादी आगे अटैक करने वाले आगे, वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के पास जो आर्मी है वो इसके अपोजिट जाएगी, इससे लड़ेगी, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से लड़ेगी, अपोजिट आके इससे लड़ेगी, तो हाइड्रोजन क्या होगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। तो वही तो कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो हाइड्रोजन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, और आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यह आपका क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका क्या है, एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो बीच में आपका हाइड्रोजन है, यहां पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो ऊपर से इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब इसकी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। किसकी प्रोटेक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की प्रोटेक्शन हो रही है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन के पास जो आर्मी थी वो उससे क्या कर रही है, लड़ रही है। जो बाहर से क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, उससे क्या कर रही है, लड़ रही है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या अपना सेफ है, उसकी क्या हो रही है, शिल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, शिल्डिंग हो रही है। तो जहां पे हाइड्रोजन प्रोटेक्शन होती है, हाइड्रोजन की प्रोटेक्शन होती है, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है, आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स होता है, वहां पे क्या होती है, हमेशा शिल्डिंग होती है। वहां पे हमेशा क्या होती है, शिल्डिंग होती है। अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। मान लो यहाँ पे इधर देखते हैं, यहाँ पे एक सिचुएशन बनेगी। देखो क्या बनेगी, ये देखो, ये आपका क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, और यहां पे हमें क्या कर रहे थे, इस पे अप्लाई कर रहे थे।
यही था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ रहा था? आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कौन सा फील्ड आ रहा था? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इतना इसने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। अब जो यहां पे बचेगा ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। और इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो? कम हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन प्रोटेक्ट हो रहा है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट लगा देंगे बेटा, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? इफेक्टिव से। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है? आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है? आपकी शिल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? शिल्डिंग हो रही है। क्लियर? अब देखो आगे क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट एक और देखते हैं। मान लो यहां पे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ही हमें क्या देगा? सिग्नल देगा। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या देगा? सिग्नल देगा। और उसकी वैल्यू क्या है? कम है। उसकी वैल्यू क्या है? कम है। तो लो क्या आएगी? डेल वैल्यू आएगी। बेटा क्या आएगी? लो डेल वैल्यू आएगी। लो क्या आएगी? डेल वैल्यू आएगी। और जो सिग्नल है वो आपका किस में आएगा? अप फील्ड में आएगा। कौन से फील्ड में आएगा? अप फील्ड में आपका क्या आएगा? सिग्नल आएगा। तो अप फील्ड सिग्नल हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। किससे? शिल्डिंग से। किससे प्राप्त होगा बेटा? ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लेंगे तीनों। कौन कौन से? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या होगा? इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या देता है? सिग्नल देता है। उसकी वैल्यू अगर कम है तो डेल वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। और अगर डेल वैल्यू कम है यानी जीरो की साइड जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगा? आपका अप फील्ड हो जाएगा। तो हमें सिग्नल कौन से फील्ड में प्राप्त होगा? अप फील्ड में प्राप्त होगा। और लो डेल वैल्यू पे हमें क्या प्राप्त होगा? सिग्नल प्राप्त होगा। क्लियर? अरे हो जाएगा ना। तो ये आपकी क्या हो गई? शिल्डिंग हो गई। सर एग्जाम्पल दे दो शिल्डिंग का कोई अच्छा सा। बिल्कुल देते हैं बेटा, शिल्डिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। देखो इसका एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, शिल्डिंग का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो कैसे होता है। एथीन के अंदर क्या होता है? देखो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन आएगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। यही होता है आपका एथीन। डबल बॉन्ड रोटेशन करता है तो ऐसे करता है, डबल बॉन्ड रोटेशन करता है तो ऐसे करता है। अब इस पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैंने क्या अप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या किया बेटा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। देखो अब देखो क्या होगा, जैसे ही इस पे बॉन्ड क्या करेगा? रोटेट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अब रोटेशन कैसे होगा? बॉन्ड के अंदर होगा, वाइब्रेशंस होंगे बहुत सारे। अब देखो उससे क्या होगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये देखो हो गया। अब ये देखो कैसे होता है, ये ऐसे होता है बेटा। ठीक है, तो ऐसे जब होता है तो क्या होगा? चलो हाँ देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा हमने गलत ले लिया इसका। इथेन नहीं लेना था, इथेन नहीं लेना था। देखो इथाइन लेना था बेटा, इथाइन लेना था। क्या एग्जाम्पल लेना था? इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
ये एग्जांपल लेना था। इसमें क्या होता है, ये कार्बन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये रोटेशन होता है। जब हम इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे EMF, तो क्या होगा, यहाँ पे ए से क्या निकलेंगे, रेडिएशंस निकलेंगे। तो ऐसे जब रोटेशन होगा, जैसे ऐसे रोटेशन होगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो इसकी क्या होगी, यहाँ पे शिल्डिंग होगी। क्या होगी, शिल्डिंग होगी। कैसे होगी, ये क्या आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या है आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अपोजिट कौन सा जा रहा है आपका, ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इसके अपोजिट कौन सा आएगा, अब वो आपका आएगा कौन सा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शिल्डिंग हो जाएगी, किसकी, इसकी। तो शिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। शिल्डिंग में क्या होता है, लो डेल वैल्यू पे हमें क्या प्राप्त होती है, सिग्नल प्राप्त होते हैं। अप फील्ड में सिग्नल प्राप्त होते हैं, और वहाँ पे जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कम प्राप्त होता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है आपका डी शिल्डिंग। कौन सा, डी शिल्डिंग। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट अपना वो कौन सा हो जाएगा बेटा, डी शिल्डिंग। सर ये डी शिल्डिंग क्या होती है, शिल्डिंग के अपोजिट डी शिल्डिंग। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, अनप्रोटेक्टेड हो, तो यहाँ पे क्या नहीं होता, अनप्रोटेक्टेड होता है, इनप्रोटेक्टेड होता है। देखो कैसे होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई प्रोटॉन है, ठीक है, कोई प्रोटॉन है, ठीक। अब इस पे हमें क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, अप्लाई करना है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, वो इससे होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये इसकी सेम डायरेक्शन में हो ना बेटा, अगर इसकी सेम डायरेक्शन में क्या हो जाए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो बीच में जो हाइड्रोजन है जो बैठा है ना बेचारा, इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है भाई। इसके साथ वाली इसकी जो आर्मी है वो किसका सपोर्ट कर रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, उससे दूर भाग रही है भाई। पीछे से जब अटैक हुआ तो आर्मी दूर भाग गई, अब बचेगा कौन बेचारा, हाइड्रोजन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन क्या कर लेगा, मतलब ये सेफ नहीं है, इसकी सील्डिंग नहीं हुई। और जहां पे सील्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन प्रोटेक्ट नहीं हो सकता ना, वहां पे बेटा कौन सी कॉन्सेप्ट लग जाता है आपका, डी सील्डिंग कॉन्सेप्ट लग जाता है। कौन सा लग जाता है, डी सील्डिंग लग जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, इन द डी सील्डिंग कॉन्सेप्ट, इन द डी सील्डिंग कॉन्सेप्ट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज टू सेम डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होता है आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड reinforces to external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, ये रेनफोर्स करेगा, कौन आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स करेगा, इसको बढ़ावा देगा, कौन करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसका साथ देगा। कैसे देगा, देखो इधर देखते हैं। मान लो अपना ये क्या था,
इतना लेवल तक हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, अप्लाई किया। ये हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब देखो आगे क्या होगा, जैसे मैं इस पे क्या करूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा बेटा, सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड हो गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आपका क्या आएगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड आएगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा कौन है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्या बन जाएगा कि इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो जहां पे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, सिग्नल की डेल वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके अंदर जो डी शिल्डिंग जब होता है तो वहां पे हाई डेल वैल्यू हमें प्राप्त होती है, हाई डेल वैल्यू हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। हाई डेल वैल्यू का मतलब हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10 की तरफ। अगर हाई डेल वैल्यू होगी तो कौन सा फील्ड होगा, डाउन फील्ड होगा, डी शिल्डिंग डाउन फील्ड, डी से डाउन फील्ड, डी से डी शिल्डिंग, डी से डाउन फील्ड, डी से डी शिल्डिंग और हाई डेल वैल्यू, हाई डेल वैल्यू। तो इसके अंदर 3D याद रखेंगे आप, एक कॉन्सेप्ट है 3D। एक डी का मतलब डी शिल्डिंग, दूसरे डी का मतलब डाउन फील्ड, तीसरे का मतलब डेल वैल्यू। अब डेल वैल्यू ज्यादा की बात करेंगे भाई, कम की बात क्यों करेंगे हम। तो 3D का मतलब होता है डी शिल्डिंग डाउन फील्ड हाई डेल वैल्यू, डी शिल्डिंग डाउन फील्ड हाई डेल वैल्यू। हो जाएगा कॉन्सेप्ट याद, अरे भाई हो जाएगा ना याद, हो जाएगा। शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग का सर एक एग्जांपल दे दो, बढ़िया सा, वही है थोड़ी देर पहले हमने लिया था, वो एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसको जल्दी लिखेंगे। चलो देखो बात करते हैं किसकी, एग्जांपल की। कौन से एग्जांपल की, डी शिल्डिंग वाले एग्जांपल की बात करते हैं। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। आपका इथाइन वाला, सॉरी इथीन वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यही होता है आपका। इस पे जब मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा। कौन सा फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये लीजिए कर दिया हमने। जब ये करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन आती है ना बेटा, वो ये इससे आती है, ठीक है। ऐसा हमें क्या प्राप्त होता है, एक पैटर्न प्राप्त होता है। तो यहां पे देखते हैं कि ये कौन सा जोन आपका, डी शिल्डिंग जोन है। कौन सा जोन है, डी शिल्डिंग जोन है। और यहां पे क्या प्राप्त हमें, ये दोनों प्रोटॉन हमें कैसे प्राप्त होंगे, डी शिल्डेड प्राप्त होंगे। ये दो ये रहे, दो ये रहे, चारों प्रोटॉन हमें कैसे प्राप्त होंगे, डी शिल्डेड प्राप्त होंगे। एक्चुअल में इनका सिग्नल सेम है, चारों प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से सिग्नल एक आएगा, लेकिन एक सिग्नल आने के बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोटॉन है चारों के चारों ये क्या होते हैं, डी शिल्डेड होते हैं। इसलिए इनका जो सिग्नल, एक सिग्नल आएगा, वो सिग्नल कैसे फील्ड में आएगा, आपका डाउन फील्ड के अंदर आएगा। और कैसा प्राप्त होगा, हमें हाई डेल वैल्यू पे प्राप्त होगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा कि केमिकल शिफ्ट के बारे में देखा, उसके बाद में हमने जो मेजरमेंट के जो स्केल्स हैं उनके बारे में देखा, साथ में हमने शिल्डिंग और डी शिल्डिंग का क्या देखा, कॉन्सेप्ट देखा। अब आगे वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोजीशन ऑफ सिग्नल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या केमिकल शिफ्ट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं। और उन जो सिग्नल्स हैं, जो भी क्या है फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आपका होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, तीसरा अपना क्या होता है वॉन डेर वाल्स इफेक्ट, एंड चौथा आपका क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चारों रीजन्स, जो चारों फैक्टर्स हैं, उनके बारे में अगली वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है, क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। अच्छा लगा तो कमेंट कर दें एक अच्छा सा, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।